वायन मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ देखना है कि आप क्या जवाब देते हो। क्योंकि जैसे अगर हम कोई जांच कर लेते हैं तो उसमें हमें एक ही चीज़ का पता चलता है, तो इसमें है तो हम ओवरऑल सब कुछ पढ़ेंगे, जैसे मैं इनका कल्चरल एस्पेक्ट होगा, मतलब हर एक उसमें बायो भी आ जाएगा उसमें, और उसका सोसाइटी से क्या रिलेशन है, और वो मतलब जैसे उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, वेरी गुड। बोलो, ये सांस चढ़ती है आपको पहले क्यों चढ़ती है? कूल डाउन, मैंने आपको समझाया था ना कल, साइकोलॉजिकल होता है सारा कुछ। आता कि इसको क्या है, जो मर्जी बोलो, हो सकता है आपका तुक्का सही हो जाए। बोलो, शाबाश। कभी भी ये मत सोचना कि उन्होंने जो बोला और मैंने बोला ठीक है तो वो सही होगा। ठीक है, हो सकता है उन्होंने जो बोला हो वो मुझे वो चीज़ पसंद ना हो, लेकिन फिर भी मैं बोल दूँगी ठीक है। और आप ज़रूरी नहीं है वही बोलना, कुछ और भी बोल सकते हो। बोलो, शाबाश, ट्राई करो। हाँ, वाई को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्यों, वही मैं पूछ रहा हूँ, क्यों? किस ये तो आपने बताना है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है ना, तो जब कहीं पे कुछ नहीं पूछा होता तो आपको ये लिबर्टी दी जा रही है, तो आपको बाकियों से इंटरेस्टिंग आंसर बताना है। जो मैं यहाँ क्लास में खड़े होकर बता रहा हूँ वही तो आप सब बताओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे ज़्यादा अच्छे, फिर आपको एवरेज मार्क्स मिलेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताओ, आउट ऑफ बॉक्स, कुछ भी बता सकते हो आप जो भी बोलोगे एंथ्रो से रिलेटेड वो ठीक होगा। ठीक है, अब बात है कि कितना ठीक, मतलब आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। एक वाओ इफेक्ट आना चाहिए आपके आंसर में, उसके ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर कम वाओ आएगा तो थोड़े कम आएंगे। ठीक सारे हो गए, गलत कुछ नहीं होगा इसमें। आप इसको किस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो ये तो आपके माइंड में जब आता है वाई एंथ्रो तो आपका माइंड क्या सोचता है? ठीक है, शाबाश, बताओ फिर इसका जवाब। आंसर में ये देखते हैं कि ह्यूमंस जो है ओरिजिन एवोल्यूशन और जो वाइब्रेशन है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, शाबाश। इसके आंसर में जो मतलब जैसे क्या होगा ना, एक सब जैसे बायोस ये सब सब्जेक्ट्स हैं वो एक ही एस्पेक्ट से डील करते हैं, लेकिन जो एंड्रॉइड्स के अंदर हम होलिस्टिक, हाँ होलिस्टिक नेचर है, होलिस्टिक नेचर है, तो इन्होंने भी यही बोला था। आप बताओ। So we study anthropology because it just doesn't study humans in totality, it also studies culture and societies and the interdependence among them, the humans, the culture. फिर से सोच लो जो बोला है। It doesn't studies human in totality. So it doesn't just studies human in totality. तो but it also studies बोलो आगे। culture, society. कल्चर किसका? कल्चर है ही ह्यूमंस का। बोल रहे नॉट जस्ट स्टडीज ह्यूमंस का सिर्फ एक बायोलॉजिकल ही एस्पेक्ट नहीं देखा। आपने तो ये नहीं बोला, आपने बोला इट नॉट जस्ट स्टडीज ह्यूमंस इन टोटलिटी। तो ह्यूमंस इन टोटलिटी में तो कल्चर भी आ जाएगा ना। फिर से बोलो सोच के। सर एंथ्रो स्टडीज humans in a complete study ranging from its biological evolution going to its societal evolution and the cultural evolution and the interdependence among each other, the society and the culture. ठीक है। And so एंथ्रो एक ऐसा सब्जेक्ट है which is so vast in its scope, आप इसको हर लेवल कोई भी ऐसा मुद्दा है आप उसमें एंथ्रो को डाल सकते हो, be it international relations, be it your national security, be it your climate change, हर सब्जेक्ट मतलब हर इशू में आप if you have studied anthropology you can have a holistic and very brief approach कि हमको इस तरीके से भी चीज़ें आगे लाई जा सकती हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो देखो इन्होंने एक अलग एस्पेक्ट दिया, आप दोनों ने सेम एस्पेक्ट दिया।
आंसर आप दोनों का सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन इन्होंने एक अलग एस्पेक्ट उसमें ऐड किया। आपको सिर्फ ये विंडो मिल रही है बोलने की आंसर, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि आपकी सोच कहाँ कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, बोलोगे आप सब ठीक, आप बताओ। सर जब चूज़ किया था तो ये सोच के चूज़ किया था कि इसका सिलेबस मेरे सब्जेक्ट्स के साथ मैच करता है, पहली बात आप क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। ये वाई एंथ्रो का मतलब आपने इसको ये इंटरप्रेट कर दिया कि हमने ये सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया हुआ। ठीक है, लेकिन अब इसका आंसर आ गया कि अब जैसे जैसे मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट करा है तो मुझे ये पता लगा है कि हम कॉज देख रहे हैं कि अगर एक ह्यूमन इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। मैंने एक केस स्टडी भी पढ़ी थी, तो उसमें ये बताया था कि एक जो पर्टिकुलर ग्रुप है उसमें एक रिसर्चर गया, उस ग्रुप में रहा 10 साल तक, और उसने ये उस पॉपुलेशन को स्टडी किया। देखा कि उसमें ना 3 साल के बच्चे भी हंटिंग और गैदरिंग कर रहे हैं उस सर्वाइव करने के लिए। मेल जो होंगे और जो फीमेल जो होंगी वो उनको मतलब उनको वो एरोज बना के दे रही हैं बच्चे। तो ये मतलब वो वैसा बिहेव कर रहे हैं क्योंकि वो वैसा ही सीख रहे हैं उनको देख के। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ क्यों बिहेव कर रही है तो मैं इसमें ये चीज़ सीख रही हूँ। अगर ह्यूमन ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो मतलब आप एक इंसानी बिहेवियर को एनालाइज कर उसको सीख पा रहे हो। वेरी गुड, अनदर एस्पेक्ट। सर मैंने इसलिए चूज किया, ये मैं ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा हूँ कि क्यों चूज किया है, ये वो नहीं है। वाई एंथ्रो मैं यही तो देख रहा हूँ कि आप लोग क्या समझते हो इससे। जैसे एक ना साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे ना, वो ऐसे उल्टी सीधी डायग्राम दिखाता है, ऐसे बोलता है बताओ इसको देख के आपको क्या दिख रहा है। किसी को उसी में हाथी दिख जाता है, किसी को बंदर दिख जाता है, किसी को कुछ दिख जाता है ना। तारे ज़मीन पे मूवी देखी आपने? नहीं देखी? फिल्म नहीं देखते? चलो मैं बता देता हूँ। उसमें वो जो एक्टर है वो ऐसे बादल देखता है, वो कहता है वो देखो उसमें क्या है, कुछ एलिफेंट है। मतलब बादलों की शेप होती है, वो हम अपने विचारों से वो चीज़ उसको वैसा बनाते हैं। तो वही ये सवाल है, ये ओपन एंडेड सवाल है। ये आपको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप मुझे कोई ऐसी यूनिक चीज़ बताओ, जैसे इन्होंने बताया। कोई भी यूनिक चीज़ बताओ जो आप तभी बता पाओगे अगर आपका माइंड क्यूरियस है। अगर लकीर का फ़कीर है तो नहीं बता पाएगा, तो लकीर के फ़कीर के हिसाब से ये पेपर निकलता भी नहीं है। इसीलिए मैं चीज़ पूछ रहा हूँ। सर जो ह्यूमन होती है वो क्यूरियस होती है जानने में कि क्या हुआ है पास्ट में या इंसान कैसे आए, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि हम वो कैसे जाने, तो उसमें एक इंटरेस्ट बन जाता है। और ये हमारे डे टू डे लाइफ के साथ बहुत मैच कर रहा है, जिससे हमें और इंटरेस्ट बन जाता है इसमें कि हम इसमें और क्या मतलब कैसे एवोल्यूशन हुआ हमारी डे टू डे लाइफ से, तो हमारे लिए इजी मतलब। वेरी गुड। बेसिकली बोला कि डे टू डे लाइफ, ये हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हम एंथ्रो में देखते हैं। तो इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी जागती है कि वो अपने आसपास की जो चीज़ें हो रही है ना, अपने आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उससे उसकी वो क्यूरियोसिटी और एक नेक्स्ट लेवल तक फुलफिल होती है जब वो एंथ्रो पढ़ता है। ठीक, जैसे इन्होंने बोला कि बिहेवियर एनालाइज करते हैं, केस स्टडी। इन्होंने देखा कि कैसे एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट 10 साल तक एक कम्युनिटी में रहा, इसमें छोटे बच्चे 3 साल का बच्चा शिकार कर रहा, ठीक है। और वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर देखी गई। डिवीजन ऑफ लेबर की जैसे कैसे गर्ल्स उनको एरो बना के दे रही हैं और उसके जो बॉयज़ हैं वो जाके हंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्यूरियोसिटी है, ये जो आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ के पता चलती है। आप बताओ। एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट एज अ सोसाइटी को पीसफुल बनाने में हेल्प करता है, शाबाश। शाबाश। क्योंकि उन चीज़ों को उनके पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं रादर देन सिर्फ अपना सेल्फ सेंट्रिक होकर। कल्चर रिलेटिव आप बोल सकते थे कि एंथ्रो में कंसेप्ट आता है कल्चर रिलेटिविज्म, जिसको अगर सारे लोग पढ़ें तो सोसाइटी ऑल टुगेदर क्या होगी, पीसफुल होगी, टॉलरेंट होगी, है ना। और कोई भी सोसाइटी जो पीसफुल और टॉलरेंट है उसके इंडिविजुअल्स प्लस सोसाइटी वो एक साथ जल्दी ग्रो करेगी। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इज होलिस्टिक, मल्टीडिसिप्लिनरी। मतलब इसको अगर हम स्टडी करेंगे तो एज अ स्टूडेंट आपको एक एज मिल जाती है बाकियों से, बिकॉज आप मतलब ह्यूमन बीइंग्स की पूरी हिस्ट्री स्टडी आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया अपने आप को स्टूडेंट्स पे। हमें इस पेपर के लिए ये मैं आंसर इसका ये जो हम अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, इस एक्सरसाइज का जो आउटपुट या रिजल्ट है वो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, ये आपकी पूरी जर्नी है इस एग्ज़ाम की। सिर्फ एंथ्रो के लिए नहीं, बाकी भी हर एक चीज़ के लिए। इस पेपर में आपका जो
मेंस का पेपर रहता है एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, और वो एनालिटिकल आपका तभी बढ़ेगा अगर आपकी कॉग्निशन ज़्यादा है, आप ढंग से उस सवाल को समझते हो और ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव रखते हो, नैरो प्रोस्पेक्टिव नहीं रखना। वाई एंथ्रो मैंने कहीं स्टूडेंट बोला ही नहीं है इसमें, आप उसको स्टूडेंट, ये आप लोगों ने भी गलती की बीच में जो बोल रहे हैं हमने ये क्यों सब्जेक्ट रखा है, मतलब आप, मैं देखो ये मुझे पता है कि बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ भी होती थी, इसीलिए मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ। आपको अपना जो हराइजन है उसको ब्रॉड रखना है। जैसे एंथ्रो होलिस्टिक स्टडी करती है ना, तो अगर ये सवाल लिखा है वाई एंथ्रो, तो इसको आपने ब्रॉड डोमेन में सोचना है। आपने कॉपी में एक आंसर लिखने के हिसाब से स्टूडेंट लाइफ क्यों, क्या जो स्टूडेंट नहीं है उसको एंथ्रो नहीं पढ़नी चाहिए, उसको पढ़नी चाहिए। तो आप बोलो, अगर आपने ये बोलना है तो आप बोलो कि बड़े सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनमें से एक एस्पेक्ट्स है एज अ स्टूडेंट। ठीक, करो कंटिन्यू। तो जब हम इसकी स्टडी करते हैं बेसिकली, तो वी स्टडी ह्यूमंस इन टोटलिटी। हम ऐसा समझते हैं कि उनका कल्चर जो है, कोई अगर ट्राइबल पॉपुलेशन में है और कोई नॉन ट्राइबल है, तो जो ट्राइबल वाले हम उनको कहते हैं कि यार इनका कल्चर वैसा है कि ये हंटिंग गैदरिंग करते हैं, ये मॉडर्न एजुकेशन में बिलीव नहीं करते। और हम मतलब उनका बेसिकली लॉजिक समझ पाएंगे कि उनकी जो प्रथा चली आ रही है जब से, वो क्यों उस चीज़ को फॉलो करते हैं। हम एक एथिक व्यू से उसको समझ सकते हैं, और एमिक व्यू से हम समझ सकते हैं फील लॉजिक। बेसिकली वही हमें बिहेवियर एनालिसिस के लिए अच्छे अच्छे टूल्स प्रोवाइड करता है, मेथड्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि अगर किसी कल्चर में कोई चीज़ प्रैक्टिस की जा रही है तो क्यों की जा रही है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई प्रथा किसी सोसाइटी में होती है तो उसका ओरिजिन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। यही चीज़ें हमें टॉलरेंट और पीसफुल बनाते हैं। ठीक है, हमें प्रोवाइड करती है कल्चरल रिलेटिविज्म अप्रोच है। ठीक, बताओ। जैसे कि बायोलॉजी में हम सब ह्यूमन रेस से बिलोंग करते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी हमें मतलब स्टडी करने में हेल्प करती है, जैसे डाइवर्सिटी कल्चर, सोसाइटी की डिफरेंट कल्चर डाइवर्सिटी के बारे में हेल्प करती है एंथ्रो। और जैसे कि बोल दिया सबने। और मेरे हर एक सब्जेक्ट के साथ मैच करती है, जैसे हिस्ट्री होगी, सोसाइटी। बोल दिया, सही है ये सब, पर इन्होंने बोल दिया। इसके अलावा कुछ बोलना चाहते हो? मैं तो हिंट भी दिए इतने कि सिर्फ स्टूडेंट लाइफ से नहीं सोचना है। सर है भी हम ह्यूमन है, और हम कैसे इवॉल्व हुए पास्ट लाइफ और फ्यूचर में कैसे जाएंगे, इसके बारे में। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखो, अभी तक हम यही बात कर रहे थे, ओरिजिन एवोल्यूशन और वेरिएशन। एक फ्यूचर एस्पेक्ट भी हमें ये देता है कि इन फ्यूचर हम कैसे होंगे। हम इसमें कल्चर पढ़ते हैं, कल्चर का मटेरियल एस्पेक्ट पढ़ते हैं, तो हम देख रहे हैं कि कल्चर का जो मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट है ये एवर ग्रोइंग है, ये डायनेमिक है, ये ग्रो कर रहा है, और इसका जो सोशल एस्पेक्ट है वो लैग कर रहा है पीछे पीछे। तो बेशक आज की डेट में जैसे सेम सेक्स मैरिजेस वगैरह हमारे कोर्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में तो ये सब होगा। तो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में हमें हेल्प करता है ना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मटेरियल एस्पेक्ट आगे आगे चल रहा है, नॉन मटेरियल पीछे पीछे उसके लैग कर रहा है, लेकिन विद टाइम वो भी जाएगा। आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा। तो जब हमें पता हो कि कोई चीज़ जो है ये फ्यूचर है, बेशक आज की डेट में सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन कभी ना कभी तो करेगी। तो ये हमें एक माइंडसेट देता है ओवरऑल पूरी सोसाइटी को कि अपने स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने के लिए। जैसे एथिक्स रहता है, आपने एथिक्स पढ़ी, तो एथिक्स की डेफिनेशन क्या है? एथिक्स की डेफिनेशन यही है कि वो सोसाइटी के लिए रूल सेट करता है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक, एथिक्स इज नथिंग बट सम सेट, सम प्रिंसिपल्स, सम रूल्स, सम सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जिससे पूरी सोसाइटी क्या देखती है कि क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, गुड चॉइसेस कब, मतलब गुड चॉइसेस को कैसे हम लें और बैड चॉइसेस को कैसे अवॉइड करें, यही तो एथिक्स। तो जब हमें ह्यूमंस के कल्चर के बारे में पता चल रहा है, उनके बिहेवियर के बारे में पता चल रहा है, और आज की डेट का नहीं पता चल रहा है, पास्ट का पता चल रहा है। हो सकता है ना आज की डेट में हम चाइना को देखें, ठीक है, हम देखेंगे कि चाइना की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं या वगैरह वगैरह, तो करंट एस्पेक्ट हम अगर चाइना का देखें तो हो सकता है हम चाइना को बड़ी बैड पोर्ट्रे करें, और इंडिया जैसे आज की डेट में
यूएस के साथ अलाइंड है ना, क्वाड का मेंबर है, बड़ी जगह मेंबर है, हम बड़ी सारी पार्टनरशिप डील्स उनके साथ साइन कर रहे हैं। तो सिर्फ इतना सा कंटेक्स्ट अगर हम देखें, प्लस अगर हम इसको वैल्यू ऐड करें इसकी हिस्ट्री से कि चाइना के साथ हिस्टोरिकली क्या क्या हुआ, यूएस की हिस्ट्री क्या है, यूएस अपने अलाइज कैसे चूज करता है, यूएस कैसे अपने दोस्तों को दगा देता है। तो उससे अगर हम ब्रॉड पिक्चर जब तक नहीं लेंगे, अगर हम ब्रॉड पिक्चर ले लें, मतलब हमारी नॉलेज में एक पुरानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आ जाए, तो हम अपने डिसीजन और अच्छे से ले सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है ना हम एक ही कंट्री के साथ अलाइन होकर रहें। जैसे हम लोग पहले नॉन अलाइंड थे, या फिर मल्टीलेटरल एस्पेक्ट अगर हम रखें तो हमें पता है कि फ्यूचर ज़्यादा अच्छा होगा। ये तो हो गया इंटरनेशनल रिलेशन की बात। तो सेम ह्यूमंस के लिए भी फ्यूचर कैसा होगा, तो फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में हमें हेल्प कर सकता है, हमारे थॉट प्रोसेस इन फ्यूचर कैसे होंगे वो हेल्प कर सकता है। ठीक, आप बताओ। हाँ, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग वो इसमें आ जाएगा ना, पीस एंड ऑल। ठीक है सर, लोगों का थिंकिंग प्रोसेस, उनका एक्शन, बिहेवियर पैटर्न वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, वो इनमें ही कहीं ना कहीं आ जाएगी। सर, इसमें हम पढ़ सकते हैं कि क्लाइमेट ने कैसे लोगों के कल्चर को अफेक्ट किया, और ये कैसे थ्रू आउट हिस्ट्री लोगों ने अपने रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, और उससे क्या उनके फूड ये हैबिट्स पे इन्फ्लुएंस हुआ, और आगे जाके क्या हो सकता है। देखो, ह्यूमैनिटी हमने देखा कि प्रीवियसली बायोकल्चरल, ठीक है, तो वो हमने देखा कि क्लाइमेट से भी ड्राइव हो रहा है, इन्वायरमेंट से ड्राइव हो रहा है। अभी आपने इतना नहीं पढ़ा, अभी और पढ़ोगे जब आप एवोल्यूशन पढ़ोगे। ठीक है, जब हम एवोल्यूशन में आएंगे वहाँ कंसेप्ट आएगा, पहले लमार्क आएगा, लमार्क कुछ बोलेगा प्री डार्विन में, फिर डार्विन आएगा, कंसेप्ट देगा नेचुरल सिलेक्शन का, फिर पोस्ट डार्विन आएंगे, वो बोलेंगे सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे म्यूटेशन है, आइसोलेशन है, जर्मप्लाज्म की थ्योरी देता है। फिर इसके बाद और सिंथेटिक थ्योरी वाले आते हैं, वो तो और बड़ा कुछ बोल देते हैं। तो देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, और इन सबको रेगुलेट क्या कर रहा था, एनवायरनमेंट। कोई भी ट्रेट इंसान का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो गुड है या बैड है, ये खुद में ट्रेट नहीं डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगी एनवायरनमेंट। उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली जो होगा वो गुड हो जाएगा, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली जो नहीं होगा वो बैड हो जाएगा। इट इज द नेचर विच सेलेक्ट्स, इट इज द नेचर जो हमें बताती है कि एक ट्रेट जो है ये गुड है या बैड है। सेम ट्रेट हो सकता है दूसरे नेचर के हिसाब से, दूसरे एनवायरनमेंट के हिसाब से पॉजिटिव हो, एक में नेगेटिव हो। इसमें हम मॉथ की एग्जांपल देते हैं। मॉथ बेसिकली इंसेक्ट्स होते हैं जो पेड़ों के ऊपर बैठते थे। तो हुआ क्या था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब इंग्लैंड में हुआ तो यहाँ पे जो बार्क थी ट्रीज की या बिल्डिंग्स वगैरह ये साफ सुथरी होती थी, वाइट कलर की होती थी। जो वाइट कलर के मॉथ्स थे, ठीक है, तो वो इनके साथ कामोफ्लेज में दिखते नहीं थे। कामोफ्लेज क्या होता है, छिप जाता है उसमें, ठीक है। तो जो ब्लैक कलर के होते थे वो दूर से दिख जाते थे। तो बर्ड्स जब इनको खाने के लिए आते थे तो ज़्यादा किसको खाएंगे, जो उनको दिखेगा। तो ब्लैक वाले ज़्यादा दिखते थे, वाइट वाले कम दिखते थे। तो ओवरऑल पॉपुलेशन किनकी ज़्यादा थी, वाइट वाले भी। इसके बाद क्या आ जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। थर्मल इंजन, स्टीम इंजन बना, स्टीम इंजन से क्या हुआ, पॉल्यूशन हुआ। ये पेड़ों की बार्क्स वगैरह क्या होगी, डार्क। जो दीवारें थी पॉल्यूशन की वजह से कैसे होगी, डार्क। सोचो सेम चीज़। अब कौन सा ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, वाइट वाला। तो बर्ड्स ने इनको खाना स्टार्ट कर दिया, वाइट वाले को, और ब्लैक वाले नहीं दिखे, उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। तो कैसे एक ट्रेट क्या था, कलर। पहले सेम एनवायरनमेंट में वाइट ट्रेट गुड था, बैड ट्रेट वाज बैड। लेकिन कैसे ह्यूमन एक्शंस की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ, और क्लाइमेट चेंज होते क्या हो गया, ऑपोजिट। ठीक, वेरी गुड। और सबसे अभी तक का बेस्ट आंसर यही है। क्यों? क्योंकि मैंने जो ऊपर चीज पूछी थी वाई एंथ्रो, तो आपको पता है कि आज की डेट में जो सबसे मेन इशू है दैट इज क्लाइमेट चेंज। वेरी गुड। आज की डेट में सबसे मेजर इशू ही क्लाइमेट चेंज है कि नहीं है? तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई भी चीज हो जाएगी वो खुद भी उतना इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और क्लाइमेट चेंज में हम इम्पैक्ट किसके ऊपर देख रहे हैं, ह्यूमंस के ऊपर। ह्यूमंस की स्टडी क्या है, एंथ्रोपोलॉजी। तो क्या एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट या क्लाइमेट चेंज का जो भी कॉज, प्रॉब्लम, इश्यूज हैं
विदाउट एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ये हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। क्लाइमेट चेंज में सबसे ज्यादा रोल प्ले कौन कर रहा है? ह्यूमन ही तो क्लाइमेट को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ह्यूमन का क्या बिहेवियर, ह्यूमन का बिहेवियर हम इसमें स्टडी करते हैं। दूसरा, हम इसमें एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं। तीसरा, इन दोनों के साथ हम फ्यूचर की स्टडी करते हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो फ्यूचर में ह्यूमंस कैसे होंगे? एवोल्यूशन हो रहा है ना हमारा, तो फ्यूचर में जो एवोल्यूशन, जैसे आप देखो दिल्ली में पीछे डेटा आया था, जैसे अभी भी लास्ट मंथ वहाँ बड़ी सारी इंडस्ट्रीज वगैरह ये सब बंद करा दी गई और इवन फार्मूला भी लगा दिया गया। वो तो बारिश हो गई तो थोड़ा ठीक हो गया माहौल, अदरवाइज वहाँ जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको क्या हो गया है? उनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? पोल्यूशन की वजह से। तो हमारी आने वाली जो फ्यूचर है उनका ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये कैसा होगा? इम्पैक्ट करेगा ना। तो वो सारी चीजें, तो क्लाइमेट चेंज जो कि इस टाइम का सबसे मेजर इशू चल रहा है, हर साल पेपर में आपको आता है, प्लस एंथ्रो में हेल्प करता है इसके अकॉर्डिंगली फ्यूचर प्रेडिक्ट करना। और अभी एंथ्रो की एक ब्रांच होती है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी क्या बताती है आपको कि कैसे हम इन सब चीज़ों को स्टडी करके फ्यूचर गैजेट्स भी बना सकते हैं। जैसे मास्क बने थे आपके, तो उस तरीके से हो सकता है फ्यूचर में आपके कोई डिवाइसेस हों। जैसे हम लोग आज की डेट में कपड़े पहनते, पहले तो हम कपड़े नहीं पहनते थे ना, तो हम जानवरों से धीरे धीरे हम कपड़े पहनते थे। तो कपड़े भी पहनने जब हमने स्टार्ट किए तो हम शूज़ थोड़ी पहनते थे, ये तो बाद में शूज़ बड़ी लेटर ऑन है। फिर हैट्स जो हम पहनते हैं ये हम पहले थोड़ी पहनते थे, तो धीरे धीरे डेवलप हुए। तो हो सकता है कि आज से 100-150 साल बाद जो बच्चे पैदा हों या जो लोग हों हमारे जैसे, वो पूरा फेस कवर करके रखें, वो सिर्फ आंखें ही दिखाई दें, और आंखों के ऊपर भी प्रोटेक्शन के लिए हमने ग्लासेस पहने, है ना। वी नेवर नो कि फ्यूचर में और क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और उनको बचने के लिए हमारा हुलिया कैसा हो। ड्रेसिंग पैटर्न कल्चर का पार्ट आता है ना, तो हो सकता है ये ड्रेसिंग पैटर्न भी हमारा इम्पैक्ट हो जाए विद क्या, क्लाइमेट चेंज। वेरी गुड। हमें इंट्रा ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल, हमें कम करने में हेल्प करता है। और बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, जैसे PPP0। तो बेसिकली आप गवर्नेंस वाला रोल आ रहे हो आप। वेरी गुड। देखो गवर्नमेंट काम किसके लिए करे? लोगों के लिए। लोग क्या हैं? ह्यूमंस किसमें स्टडी होंगे? एंथ्रोपोलॉजी में। तो कोई भी स्कीम अगर बनाई जा रही है तो वो बेटर तब तक नहीं हो सकती जब तक उसमें एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं है। ये ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन सी होती है? एक्शन एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, सरकार काम तो करती है, बड़ी सारी पॉलिसीज भी बनाती है, इनफैक्ट फॉरेस्ट पॉलिसीज बनाती है, फॉरेस्ट राइट एक्ट वगैरह वगैरह। तो उन सब पॉलिसीज में अगर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को पता है कि ट्राइब्स में एक कंसेप्ट होता है, कौन सा? नेचर, मैन, स्पिरिट। यानी कि एंथ्रोपोलॉजिकली जो ट्राइब्स रहती हैं, इनकी जो मान्यता होती है, इनकी जो बिलीफ सिस्टम होता है, इनकी जो लाइफ रहती है, वो इन तीन चीजों के अराउंड ही रोटेट करती है। अगर इनमें से एक भी चीज डिस्टर्ब हो जाए तो साइकोलॉजिकली दे विल बिकम अपसेट। उनके लिए पैसे का कोई महत्व नहीं। वो अगर किसी एक जगह जमीन पे रह रहे हैं ना, और वहाँ पे लेट से उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह वगैरह, बेशक वहाँ से प्रोडक्टिविटी कम है, हम अपने हिसाब से क्या देखेंगे कि हमारी ज़मीन कैसी हो, इसमें ज़्यादा हो या कम, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो उसमें या कम, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी, हमारी सोसाइटी किसको, हमारी सोसाइटी वेल्थ को एज अ वैल्यू ट्रीट करती है। ट्राइबल सोसाइटी में वेल्थ की कोई जगह ही नहीं है, या फिर वेल्थ हम जिसको ट्रीट कर रहे हैं हो सकता है वो उनके लिए वेल्थ को छोड़ो, हमारे लिए वेल्थ पैसा है, उनके लिए वेल्थ हो सकता है कि अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने किन्स के साथ, या अपनी नेचर के साथ ज़्यादा अच्छे से रहना। वेल्थ तो एक रिलेटिव टर्म है ना, हम अपनी वेल्थ को हम बोलते हैं कि अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, ये हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, सिविलाइज सोसाइटी जिसको हम लोग बोलते हैं, उनके लिए तो ऐसा कुछ है नहीं। वो क्या करते हैं, उनकी मान्यता है कि वो अर्थ को क्या मानते हैं, मदर, और उनकी ये है कि एक माँ है मदर, तो मैं मदर के सीने पे हल चला के उसको कैसे काट सकता हूँ, उनकी ये मान्यता। और बोलते हैं धरती माता, बोलते हैं भारत माता, धरती माता, तो वो हम सिर्फ ऐसे लोगों को दिखाने के लिए ही बोल देते हैं। असल में तो ट्राइबल्स उसको फॉलो करते हैं, ट्राइबल्स बोलते हैं ये मेरी माता है। तो जब हम हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, तो उसमें क्या कर रहे होते हैं, काट रहे होते हैं ना, जमीन नीचे से उखाड़ रहे होते हैं। तो बोलता है अगर ये तुम्हारी माँ है तो क्या तुम अपनी माँ को हर्ट करोगे,
क्या अपनी माता को हर्ट कर सकते हो? मदर को हर्ट करोगे इस तरीके से? नहीं, उनकी मान्यता ही यही है, ठीक है। उनका बिलीफ सिस्टम ये है कि मैं अपनी माँ को हर्ट नहीं कर सकता, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे इधर से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए या कम चाहिए। उसका ये होता है बेसिकली कि उनका हैंड टू माउथ वाला सिस्टम चल जाना चाहिए और उनके पास खाने के लिए होना चाहिए, उनको स्टोरिंग का एस्पेक्ट नहीं है। हम लोगों ने क्या किया है, हम ज़्यादा उगाते हैं, फिर हम उसको स्टोर करते हैं, फिर उसको महंगे दामों पे बेचते हैं। तो हमारा सिस्टम चलता है मार्केट पे, डिमांड एंड सप्लाई। उनमें ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है। तो आप में से कोई सियाना बना, मंत्री बन गया कल को, उसने उठ के उनको बोला यार इनको इधर इनकी ज़मीन में से तो 1 बोरी चावल निकलते हैं, तो हम एक काम करते हैं, इनको अच्छी ज़मीन देते हैं प्लेन एरिया में, जहाँ पे सेम ज़मीन से इनकी 10 बोरियाँ निकलेंगी, ठीक है। और हमने दे दी उनको, क्या वो वहाँ पे आके कल को करेंगे? खेती करेंगे? खेती नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? आपने उनको यहाँ से निकाल दिया, ज़मीन दे दी दूसरी जगह, खेती वो कर नहीं रहे होंगे। कोई और पर्सन आएगा, बोलेगा भाई इतनी ज़मीन है, ये ले पैसा दे दे, ठीक है, तो वो उसको पैसा दे देंगे, उससे ले लेंगे। पैसे की उनको कोई वैल्यू है ना, उनके लिए पैसा मैटर ही नहीं करता। कोई एक और तीसरा पर्सन आएगा, उनको चूना लगा के उनसे पैसे लेके चला जाएगा। तो एट द एंड उनके पास क्या रहा? कुछ भी नहीं। दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स। वो कहीं कोर्ट भी नहीं जा सकते। कोर्ट अगर जाएंगे भी ना तो लूट लिए जाते हैं। अभी गवर्नमेंट की एक स्कीम है पॉस्को, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर पेपर में आया तो आप इसको जरूर कोट कर सकते हैं कि उन्होंने बोला है बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट। पहले इसको ही कंक्लूड करते हैं, फिर इधर यहाँ पे अगर वो मंत्री जिसने ये काम किया, मंत्री ने डायरेक्ट तो किया नहीं होगा, मंत्री के नीचे कोई IAS अफसर होगा। अगर उस IAS अफसर ने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी होती एज अ सब्जेक्ट, तो क्या वो मंत्री को सलाह नहीं देता कि सर ये जो ट्राइबल्स हैं ये धरती को मानते हैं अपनी माता, तो माता के ऊपर ये हल नहीं चलाते हैं, तो आप इनको अगर ऐसी जमीन दोगे तो इसके रिपरकशन ये कुछ नहीं करने वाले उसका। तो बड़ी छोटी सी बात थी। तो अगर एक एंथ्रोपोलॉजी रखा होता तो वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज अच्छा होता। पॉस्को क्या है? पॉस्को में ये है कि 18 साल से कम लेडी अगर प्रेग्नेंट हो जाएगी, बेसिकली रेप से रिलेटेड है, लेकिन मैं इसका साइड इफेक्ट आपको बता रहा हूँ। ट्राइबल्स में क्या होता है, अर्ली मैरिजेस होती है। अभी तक तो ट्राइबल्स फॉरेस्ट में रहते थे, तो उनके यहाँ कल को जैसे कोई डिलीवरी वगैरह होती थी तो देसी दाइयाँ वगैरह होती थी, तो घर में ही उनका बच्चा होता था। अभी सरकार ने क्या कर दिया है, उनके एरिया में भी क्या बोल दिए हैं, ये पब्लिक सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ जो फैसिलिटीज होती हैं, और उनको बोला है कि रजिस्ट्रेशन कर करके कि तुम यहाँ पे आओ, बेटर सुविधा तुमको किसकी मिलेगी, हेल्थ की। ठीक है, अब जब इनकी लेडीज यहाँ आती हैं, ठीक है, उनका आधार कार्ड चेक किया जाता है, आधार कार्ड उनको बना के दे रही है सरकार धीरे धीरे, या फिर उनका मतलब 10वीं का या कहीं पे भी सर्टिफिकेट वगैरह पे उनका क्या देख लिया जाता है, डेट ऑफ बर्थ। अगर लड़की 18 साल से कम हो तो तुरंत पुलिस को फोन किया जाता है, उसका पति जो बेचारा साथ आया होता है, खड़ा होता है बाहर, उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है जेल में, उसके ऊपर एक्ट कौन सा लगाती है, पॉस्को। उनको पता भी नहीं हो क्या रहा, वो हस्बैंड वाइफ है। और आपने अभी पढ़ा कि इनका कल्चर डिफरेंट होता है, ठीक है, इनका कल्चर डिफरेंट है। इनके कल्चर में 18 साल तक, ये जब इन्होंने न्यूज बताई कि 3 साल का बच्चा शिकार कर रहा है, तो वो पुबर्टी आते ही शादी उनमें हो जाती है। ट्राइबल्स 14-15 साल में दे गेट मैरिड। हमने अपने हिसाब से सोच लिया कि अगर हमने अपनी 18 रखी है तो सबकी 18 होगी, तो क्या ये सही चीज है? इसकी वजह से हुआ क्या है कि कई इलाके तो ऐसे हैं जिसमें कोई मर्द घर में बचा ही नहीं है, सब जेल में, क्योंकि दे डोंट नो कि ये रूल है, और उनको पता भी नहीं चलता कि ये पॉस्को क्या क्यों पकड़ के लेगी पुलिस, उनको पता भी नहीं चलता, वो डाल दिया जाता है जेल में। फिर आते हैं वकील जो इनका केस लड़ते हैं, तो वो फर्दर इनको लूटते हैं, क्योंकि इनके पास क्या अवेयरनेस नहीं है। तो वो बोल रहे थे कि इनके घर के बर्तन तक बिक जाते हैं, या फिर इनकी वुमेन्स को हैरेस किया जाता है फर्दर। फिर होता क्या, वही वुमेन जिसका भी बेबी हुआ, उसके कितने राइट्स वाले होते हैं, उसकी देखभाल कौन करेगा, उसका बच्चे को कौन पालेगा। फर्दर वो बेचारी पूरी उम्र जेल के चक्कर काटते रहेगी अपने पति को छुड़ाने के लिए, उसको पता भी नहीं है, शी इज नॉट इवन अवेयर ऑफ। हो सकता है कि वो जिंदगी में कभी जंगल से बाहर गई ही ना हो, तो उनको कौन छुड़ाए। तो कोर्ट्स ने इसका भी संज्ञान लिया। कोर्ट्स ने हर एक, कर्नाटका में बोला, आंध्रा में बोला, बड़े सारे कोर्ट्स ने बोला कि इसको ठीक करो। लेकिन ये तो सिस्टम ही है, इसको आप कैसे ठीक करोगे, कहाँ से ठीक कर लोगे आप उसको? तो फिर आप आज के लिए बोल रहे हो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, तो हवा में तो जो मर्जी बात कर दो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन आप मुझे देखो तो भी इंडिया में डाइवर्सिटी कितनी है। तो जब तक आप एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ोगे
तो देश तो छोड़ो, आप तो मतलब एक छोटा सा जिला नहीं चला पाओगे इस तरीके से। इसलिए एंथ्रोपोलॉजी इम्पोर्टेंट है। गवर्नेंस में एंथ्रोपोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आज की। एंथ्रोपोलॉजी बच्चों को स्कूल से ही पढ़ाई जानी चाहिए, छोटी क्लास। बताओ दोनों फटाफट एक एक। Anthropology helps an individual to become a better human being. ठीक, वही हमने याद रखा, बेटर ह्यूमन। क्योंकि एंथ्रो में सब कुछ है। जैसे फिलॉसफी भी अभी हम पेपर 2 में हम पढ़ेंगे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसमें पता चल जाता है कि जो सैल्वेशन है वो कैसे मिलती है। कि इंसान जब आया था तो खाली हाथ आया था, जाएगा भी खाली हाथ। तो ओवरऑल अगर आपने धर्म का पालन करना है, अर्थ मतलब जो आपकी कमाई है तो वो भी धर्म के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो काम जो है उसको भी रेगुलेटेड वे में करना है, और मोक्ष तभी मिलेगा अगर ये सारी चीज़ें करोगे। वो हम पढ़ते हैं इसमें इंडियन ट्रेडिशन सिस्टम वगैरह। तो ठीक है, आप सुनाओ। एंथ्रोपोलॉजी हेल्प करती है मतलब डिफरेंट ट्राइब्स के जो कल्चर वगैरह उनको जानने में। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें देख ली। तो एंथ्रोपोलॉजी हमें काफ़ी सारी चीज़ों का एवोल्यूशन के बारे में बताती है, ह्यूमन का तो बताती है, पर हमें कम्युनिकेशन कैसे एग्जिस्टेंस में आया, लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस बताती है, कल्चर में क्या होता है, और साथ साथ हमें ये भी बताती है कि सोसाइटीज कैसे डेवलप हुई, सिविलाइजेशन जो आज मॉडर्न वर्ल्ड में है वो कैसे आई, मतलब इस टाइप से। और इसमें अगर एक बंदा एंथ्रोपोलॉजी पढ़ता है तो उसमें काफ़ी ये आ जाएगा, टॉलरेंस आ जाएगा, जो रिलीजियस बेस्ड डिस्प्यूट्स होते हैं ये भी काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। ठीक, इन्होंने बोला कि एक तो स्टेट को पढ़ने में, स्टेट कैसे बनी है उसमें हमें हेल्प करता है। इससे आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो स्टेट का। आप अपने राइट्स के लिए बोल सकते हो। देयर आर सम राइट्स विच आर फंडामेंटल, जो कोई भी इंसान जो है उसके पैदाइशी उसके हक हैं, उसके अधिकार हैं, ये आपको एंथ्रो से पता चलेगा। ठीक है, फिर आपको डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पता चलेगा। स्टेट का एवोल्यूशन हम देखते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में पहले बैंड्स होते थे, फिर ट्राइब्स आए, फिर चीफ्स आए, फिर क्या मोनार्की आई, फिर स्टेट आया। स्टेट में भी अब मॉडर्न रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक स्टेट्स। इस बोलता है इंडिया इज ए सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट। आप लोग प्रियम्बल में देखो, प्रियम्बल का जितना कुछ लिखा हो, तो वो प्रियम्बल मैं आपको पर्सनली अगर बताऊं तो 12वीं तो छोड़ो, उसके बाद ग्रेजुएशन करके 9 साल नौकरी करके भी मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है। सच बता रहा हूँ, बेशक बचपन से NCERTs ही पढ़ी है, उसके पहले पन्ने पे कभी आज तक देखा नहीं था खोल के, क्योंकि पहले कभी सिविल सर्विस में इंटरेस्ट था नहीं। अगर होता तो चलो किसी ने बताया होता ये भी पढ़ना है। तो अभी जब इंडियन पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट इस पेपर के लिए पढ़ा था तब देखा कि प्रियम्बल होता क्या है। तो अगर कोई पर्सन बचपन से अगर एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहा है तो उसको ये राइट्स थोड़े अच्छे से पता चल सकते हैं, या वो अप्रिशिएट कर सकता है उस चीज़ को। हम लोग अभी तक उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये जो लिबर्टी उसमें वर्ड यूज़ किया गया है ना, फ्रेटर्निटी इस्तेमाल किया गया है, इक्वालिटी, सॉवरेनिटी, ये कितने कोर, कितने डीप मीनिंग्स हैं इन सब चीज़ों के, वो हम नहीं अप्रिशिएट करते हैं उसको। एंथ्रोपोलॉजी पढ़े थोड़ा बहुत, हमें एवोल्यूशन से बेसिकली हमें पता चलता है। एवोल्यूशन क्यों? क्योंकि एक चीज़ होगा तो इसके कुछ हो सकता है, कुछ लिमिटेशंस हो, फिर वो यहाँ हुए, तो हमें हर स्टेज पे उनकी लिमिटेशंस पता चलती हैं। तो अगर हमें कहीं पे किसी स्टेज पे किसी भी चीज़ की लिमिटेशन पता चल रही है तो फिर हम सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे किया जा सकता है, फिर उसकी तरफ एफर्ट करते हैं। तो होलिस्टिकली आज की डेट में हम क्या करेंगे, हमें पुराना सारा पता होगा तो हम अपनी गलतियों से सीखकर कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। ठीक, वेरी गुड। सुनाओ अदिति। सर जैसे zoology में हम सिर्फ ह्यूमंस को फिजिकली स्टडी करते हैं, बट एंथ्रोपोलॉजी में हम बोथ फिजिकली और उसका कल्चर भी देखते हैं कि वो कैसे डिफरेंट है, कैसे कैसे कल्चर जो है वो डिफरेंट हो रहा है। क्वेश्चन है व्हाई एंथ्रोपोलॉजी, इसका जवाब देना है। सर इसमें होलिस्टिक स्टडी आ जाएगी ना, मतलब ह्यूमंस का पूरा नेचर कि कैसे, इसे हम ह्यूमंस को अच्छे से जान पाएंगे, उनके कल्चर के बारे में स्टडी कर सकते हैं कि क्यों कैसे कल्चर जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, ये वैसे कवर हो चुका है, बट चलो अब लेट आए हो। हाँ जी सर एंथ्रोपोलॉजी से जो एथनोसेंट्रिज्म है वो मतलब एलिमिनेट होता है और इससे कल्चर रिलेटिविज्म बढ़ता है। मतलब हम किसी भी कल्चर को कम नहीं मतलब मानते हैं। जब हम उसको पूरा स्टडी करते हैं हम ये देखते हैं कि हर एक कल्चर खुद में ही डिफरेंट है, कोई भी कल्चर किसी से कम नहीं है। ठीक है, हमने कर लिया कवर। सर इसमें ये भी तो आ सकता है
एंथ्रोपोलॉजी प्रोवाइड्स अ बेसिक ग्राउंड, अ कॉमन ग्राउंड बिलो व्हिच नो सोसाइटी शुड फॉलो। वो गवर्नेंस में भी आप ला सकते हो। आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी क्या पढ़ के वाई एंथ्रो। अगर आपने सिलेबस पढ़ा होता पूरा फिर भी आप काफ़ी सारी चीज़ें बता सकते थे, जो मतलब काफ़ी सारी ऐसी। बेसिकली जब आए वाई एंथ्रो तो आपको प्रॉब्लम्स की लेटेस्ट कंटेम्प्रेरी हिसाब से सोचना, ठीक है। एक तो हो गया स्टैटिक जो आप पढ़ रहे हो यहाँ बुक्स में, एक देखो पेपर आपको आएगा कंटेम्प्रेरी हिसाब से। तो अगर आप अभी से कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव सोचने की कोशिश करोगे, उनकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, तो आप इन स्टैटिक टॉपिक से उसको रिलेट कर लोगे। तो आपका जो भी आंसर होगा ना उसमें कंटेम्प्रेरी कुछ ना कुछ स्टांस आएगा, और आप अगर लिखोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स जब आपको पता होंगी तो आप उनका सोल्यूशन एंथ्रो में ढूंढोगे, तो वहीं से आपको पता चलेगा कि अच्छा इसका सॉल्यूशन तो मेरे इस चैप्टर में दिया हुआ है, तो वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो फिर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले कि पेपर में आएगा क्या, ठीक है, अगर आप उसको करंट से रिलेट करते रहो। चलो कहाँ तक लिखा था हमने? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन करना है। लिख लीजिए हेडिंग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन।